नमस्कार साथियों, मैं आशीष पांडे आपके समक्ष प्रैक्टिस सेट संख्या 17 लेकर के उपस्थित हूं। और साथियों, हम लोग आज इस प्रैक्टिस सेट में कुछ आगे आए हुए नए प्रकार के प्रश्नों को देखेंगे। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं प्रैक्टिस सेट को। पहला प्रश्न देखेंगे। पहला प्रश्न दिया है, निम्न में से का वर्ग का उच्चारण स्थान कौन सा है। साथियों, आप लोग जानते हैं जो वर्णमाला है उसमें हम लोग का वर्ग, क्या वर्ग, क्या वर्ग, का वर्ग, पा वर्ग ऐसा कहते हैं। क्यों? क्योंकि अब सभी पांचों वर्णों के नाम लेना मुश्किल है, इसलिए हम लोग क्या कहते हैं, का वर्ग को क, ख, ग, घ, अंग। देखिए, इस क वर्ग में ये 5 जो वर्ण हैं ये आपके समक्ष दिए गए हैं। ठीक है, इसी प्रकार से च वर्ग में भी ऐसे ही च, छ, ज, झ और य। ठीक है, ट वर्ग में ट, ठ, ड, ढ। ठीक, त, थ, द, ध, न। ठीक, और प, ब, भ, म। देखिए, इसमें जो सभी वर्ण हैं ये सभी 5 वर्णों का जो ग्रुप है इसको हम लोग वर्ण कह करके उच्चारित करते हैं। ठीक है, बोलते हैं च वर्ग या ट वर्ग या पा वर्ग। मतलब ट वर्ग कहने से ये मतलब है कि 5 वर्ण उसमें आ जाएंगे। ठीक है, तो इसमें पूछा क्या गया है, निम्न में से क वर्ग का उच्चारण स्थान पूछा गया कौन सा है। तो आप जानते हैं क वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है, कंठ है। ठीक है, च वर्ग का तालु है और ट वर्ग का मूर्धा है और त वर्ग का क्या है, दंत है और प वर्ग का ओष्ठ है। ठीक है, ये उच्चारण स्थान सभी के हैं। तो प्रश्न में पूछा गया है क वर्ग का उच्चारण स्थान कौन सा है। तो साथियों, जो क वर्ग का उच्चारण स्थान है वो है कंठ। ठीक है, बी विकल्प आपका सही होगा। ठीक है, इसको देख लीजिएगा, बी विकल्प आपका सही होगा। ठीक है, कोष्ठक में दिए गए विराम चिन्ह, कोष्ठक में दिया गया जो विराम चिन्ह है, यह विराम चिन्ह कौन सा विराम चिन्ह है, इसका क्या नाम है। तो उद्धरण चिन्ह है नाम इसका, अल्प विराम नाम है, निर्देशक चिन्ह है, अर्धविराम चिन्ह। तो साथियों, जानते हैं आप लोग जो दिया गया चिन्ह है वो अर्धविराम चिन्ह है। निर्देशक चिन्ह जो है वो इस प्रकार से होता है। अल्प विराम कैसे होता है, ये चिन्ह है अल्प विराम का। उद्धरण चिन्ह क्या है, ये उद्धरण चिन्ह है। ठीक है, उद्धरण चिन्ह 2 प्रकार के होते हैं, एकहरा उद्धरण चिन्ह और दोहरा उद्धरण चिन्ह। ठीक है, तो ये क्या है, एकहरा है और ये क्या है, दोहरा है। इस प्रकार से इसको देख लीजिएगा। ठीक है, इसके अलावा तमाम चिन्ह हैं आपके विराम चिन्ह, उनको देखेंगे आप और समझेंगे। तो ये क्या है, विराम है। और इसके अलावा देखिए तो योजक चिन्ह है, या ये एक छोटा होता है एक बड़ा होता है, एक प्रश्नवाचक चिन्ह है, संबोधन का चिन्ह होता है, विस्मयाद सूचक जो चिन्ह है ये भी होता है। तो ढेर सारे चिन्ह हैं और लाघव चिन्ह होता है। ठीक है, पूर्णता का चिन्ह होता है। तो तमाम चिन्ह है, इन सब चिन्हों को आपको नोट कर लीजिए, इनके बारे में रिवीजन जरूर करते रहिए जिससे कि आपके प्रश्न गलत ना हो। ठीक है, तो विकल्प जो होगा कोष्टक में जो दिया गया विकल्प चिन्ह है विराम चिन्ह, उसको अर्धविराम कहा जाता है। इसको टिक कर लीजिए। चांदनी चौक में कौन सी संज्ञा है। देखिए, चांदनी चौक में कौन सी संज्ञा है आपको बताना है। चांदनी चौक में कौन सी संज्ञा है। तो द्रव्यवाचक संज्ञा है, जातिवाचक संज्ञा है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है, भाववाचक संज्ञा है। तो साथियों, आप लोग जानते हैं कि चांदनी चौक एक विशेष स्थान का नाम है जो कि कहीं दिल्ली में है चांदनी चौक। तो ये चांदनी चौक एक विशेष स्थान का
नाम है। तो व्यक्तिगत स्थान का नाम हो, किसी नदी का नाम हो, पर्वत पहाड़ का नाम हो, किसी व्यक्ति विशेष का नाम हो, तो कौन सी वहाँ पर संज्ञा हो जाएगी, जातिवाचक हो जाएगी कि व्यक्तिवाचक हो जाएगी। तो आप लोग सब लोग जानते हैं कि व्यक्तिवाचक हो जाएगी। ठीक है, तो आपका जो विकल्प होगा सी विकल्प होगा। ठीक है, चांदनी चौक क्या है, एक स्थान विशेष का नाम है, इसलिए क्या है कि वह व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी। वे भ्रष्टाचार के प्रबल विरोधी थे, वे भ्रष्टाचार के प्रबल विरोधी थे। वाक्य में देखेंगे कि सर्वनाम का कौन सा प्रकार है, संबंधवाचक सर्वनाम है, निश्चयवाचक सर्वनाम है, निजवाचक सर्वनाम है, पुरुषवाचक सर्वनाम है। तो वे भ्रष्टाचार के प्रबल विरोधी थे। देखिए यहाँ पर वे जो दिया हुआ है सर्वनाम, वह पुरुषवाचक सर्वनाम होगा। ठीक है, और पुरुषवाचक में वह का बहुवचन रूप है। ठीक है, तो आपका अन्य पुरुषवाचक होगा, लेकिन यहाँ पर आपको केवल पुरुषवाचक पूछा गया है तो आप केवल पुरुषवाचक बताएंगे। ठीक, तो आपका विकल्प जो सही होगा वह सही है, डी विकल्प। ठीक है, आगे चलते हैं। निम्न में से विशेषण शब्द है, कौन सा विशेषण शब्द है, लड़कपन है, उचित है, कठोरता है, घबराहट है। तो देखिए लड़कपन क्या है, भाववाचक संज्ञा है। ठीक है, उचित क्या है, उचित में इत प्रत्यय लगा हुआ है। कठोरता में भी देखिए कठोर से बना हुआ है कठोरता, और घबराहट। ठीक है, तो घबराहट क्या है, लड़कपन, उचित और कठोरता में से इन तीनों में से आपको खोजना है। तो आपका जो उचित शब्द है वह क्या है, विशेषण है। ठीक है, विशेषण कौन सा शब्द है, उचित शब्द विशेषण है। जबकि अन्य शब्द क्या है, घबराहट और कठोरता, लड़कपन, ये सभी क्या है, भाववाचक संज्ञाएं हैं। ठीक है, आगे चलेंगे। मोहन किताब पढ़ता है, इस वाक्य में क्रिया का कौन सा प्रकार दिया है, क्रिया का प्रकार पूछा गया है इस वाक्य में। तो मोहन किताब पढ़ता है, पढ़ता है पूर्णकालिक पूर्वकालिक क्रिया है, सकर्मक क्रिया है, अनेकार्थ क्रिया है, अकर्मक क्रिया है। तो साथियों देखिए पढ़ना, जो मोहन पढ़ता है वो क्या पढ़ता है, किताब पढ़ता है। जब भी वाक्य में हमको कर्म को ज्ञात करना हो तो क्या प्रश्नवाचक शब्द को रख करके पता कर सकते हैं कि उसमें वो कर्म है कि नहीं। तो देखिए मोहन क्या पढ़ता है, मोहन क्या पढ़ता है, तो क्या लिखेंगे, तो किताब पढ़ता है। ठीक है, तो मतलब किताब क्या है, कर्म है। ठीक है, किताब क्या है, कर्म है। तो जब कर्म है तो पढ़ना क्रिया के साथ में अगर कर्म आया है तो क्रिया कौन सी होगी, क्रिया का कौन सा प्रकार है, सकर्मक क्रिया का प्रकार है। ठीक है, तो यह आपका विकल्प यहाँ पर बी सही होगा। ठीक है, कौन सा विकल्प सही होगा, तो विकल्प आपका बी सही होगा। विकल्प आप देख लीजिए, बी विकल्प सही है। ठीक है, आगे चलेंगे। आज हमारी बारी है में आज कौन सा पद है, क्रिया विशेषण का पद है, संज्ञा है, क्रिया है या सर्वनाम है। तो संज्ञा है, आज, कल, परसों, क्रिया विशेषण है, संज्ञा, क्रिया विशेषण, क्रिया, सर्वनाम। तो इनमें से कौन सा विकल्प होगा, तो विकल्प देखिए आप ए। ठीक है, विकल्प ए है जो कि कालवाचक क्रिया विशेषण का भेद है। ठीक है, क्रिया विशेषण किस प्रकार का है, कालवाचक। ठीक है, आज, कल इस प्रकार का क्रिया विशेषण होता है, वह कालवाचक होता है। ठीक है, क्रिया विशेषण का पद है यह आज। ठीक कर लेंगे। निम्नलिखित में से स्त्रीलिंग शब्द है, कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है, टायर, पट गया, झाड़ू लग गई, झाड़ू लग गई, मेला उजड़ गया, जूता
हो गया। देखिए सभी वाक्य का अगर आप उचित ढंग से प्रयोग करेंगे तो आपको स्त्रीलिंग पुल्लिंग पहचानने में तो कोई कठिनाई होगी निश्चित तौर पर। या एक तरह से आप जान लीजिए कि ये वाक्य प्रयोग का जो तरीका है एक गारंटी है कि आपको एकदम क्लियरली आ जाएगी। जैसे टायर शब्द दिए ना, वाक्य तुरंत प्रयोग किए। टायर फट गया, झाड़ू लग गई, मेला उजड़ गया, जूता खो गया। आसानी से इस चीज़ को कर सकते हैं और ये जब करने लगेंगे इसकी आदत पड़ जाएगी तो आपको कभी भी कठिनाई नहीं होगी कि झाड़ू जैसे शब्द किस लिंग के हैं, किस लिंग के हैं, स्त्रीलिंग के। ठीक है, झाड़ू लग गई। क्रिया में देखिए इकारांत है क्रिया और स्त्रीलिंग का बोध करा रही है। ठीक है, तो जो ये शब्द है आपका स्त्रीलिंग का शब्द है झाड़ू। ठीक है, आगे चलेंगे। 8वां का बी लगा लीजिएगा। ठीक है, इनमें एक शब्द एक वचन है। ठीक है, संतति, प्राण, दर्शकगण, श्रोतावृंद। तो देखिए प्राण क्या है, बहुवचन का शब्द है। प्राण उड़ गए, प्राण पखेरु हो गए, बहुवचन का शब्द है। प्राण, दर्शन, दर्शन दर्शक गण है, तो गण जो है ये बोध कराता है बहुवचन का। ठीक है, बहुवचन का शब्द है। संतति, श्रोता वृंद, वृंद भी समूह या बहुवचन का बोध कराता है। ठीक है, बहुवचन बोधक ये शब्द है। ठीक, जबकि संतति क्या है आपका एक वचन है। ठीक है, गणेश शिव की संतति है। ठीक है, ऐसा आप प्रयोग कर सकते हैं। संतति एक वचन का है। रमा विद्यालय जाती है, रमा विद्यालय जाती है, इस वाक्य का अपूर्ण भूतकाल में रूपांतरण क्या होगा, मतलब इसका बदलाव क्या होगा कि अपूर्ण भूतकाल हो जाए। ये सब वाक्य है आपके सामने। रमा विद्यालय जाती है और इसको आपको रूपांतरित करना है किसमें, अपूर्ण भूतकाल में। तो रमा विद्यालय जा रही होगी, या कैसा है, तो ये तो संदिग्ध होगा। ठीक है, जा रही होगी। रमा विद्यालय गई पूर्ण भूतकाल है। ठीक है, सामान्य भूतकाल है, इसको हम लोग सामान्य भूतकाल मानेंगे। अगर पूर्ण भूतकाल में क्या था, पूर्ण भूतकाल में क्या होता है, रमा विद्यालय गई थी, तब वो क्या होता, पूर्ण भूतकाल। रमा विद्यालय गई सामान्य भूतकाल। ठीक है, ध्यान से इस चीज को समझिएगा। रमा विद्यालय जा रही होगी, रही होगी अब जब आ गया तो रही होगी में आप जानते हैं कि इसमें आप देखिए तो आपको जो रूपांतरण दिखेगा वह होगी शब्द है ना। तो यहाँ पर संदिग्ध भूतकाल, एक भेद जानते हैं, संदिग्ध भूतकाल। ठीक है, संदिग्ध भूतकाल का वाक्य होगा। शायद रमा विद्यालय गई हो, संदेह हो सकता है उसमें, लेकिन रमा विद्यालय जा रही थी, ये जो वाक्य है यह क्या है, अपूर्ण भूतकाल का है। ठीक है, अपूर्ण भूतकाल का वाक्य है, अपूर्ण भूतकाल का। ठीक है, अपूर्ण भूतकाल है, जा रही थी रही थी दोनों आ गया है ना। तो देख लीजिएगा इसको। मुझसे खड़ा भी हुआ नहीं, मुझसे खड़ा भी हुआ नहीं जाता। ठीक है, इस वाक्य का वाच्य क्या होगा, तो साथियों ये वाक्य जो है ये भाववाच्य का वाक्य है। ठीक है, यहाँ मुझसे जो क्रिया का रूप है वह देखेंगे तो मुझसे दिया गया है और साथ ही जाता है क्रिया एक लिंग का, एक वचन, स्त्रीलिंग, और खड़ा हुआ, हुआ जो है वह भाववाचक संज्ञा का प्रभाव दिखा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे आपका जो विकल्प होगा वह एक ए होगा। ठीक है, 11th का ए भाववाच्य का वाक्य है। जो रेखांकित शब्द होगा वह होगा उपन्यास। ठीक है, क्या लिख रहा है, उपन्यास, तो इसको आप रेखांकित मान लीजिएगा और इसको देख करके आपको बताना है क्या लिख रहा है लेखक। तो देखिए क्या लिख रहा है, उपन्यास लिख रहा है। ठीक है, तो क्या का जवाब उपन्यास मिल रहा है, तो यहाँ पर कौन सा कारक होगा, कर्म कारक होगा। ठीक है, आजकल लेखक उपन्यास लिख रहा है, रेखांकित शब्द में कौन सा कारक है, तो इसमें देखिए विकल्प जो आपका है सी विकल्प है और कर्म कारक होगा इसका विकल्प। ठीक है, आगे चलेंगे।
उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्द का तद्भव रूप है। ठीक है, तद्भव तो मतलब जो शब्द दिया है वो कौन सा शब्द है, तत्सम है। अट्टालिका शब्द क्या है, तत्सम है, और इसका जो तत्सम, इस तत्सम शब्द अट्टालिका का तद्भव जो है अटारी होगा। ठीक है, तो अटारी आपका तद्भव शब्द होगा। आगे चलेंगे, विकल्प आपका ए सही है। आमरण शब्द में कौन सा उपसर्ग है? देखिए, उपसर्ग पूछा गया है। उपसर्ग पूछा गया है। उपसर्ग क्या होता है, वाक्य के मूल शब्द में लगता है पहले। तो मूल शब्द क्या है, मरण शब्द है मूल शब्द। ठीक है, मरण है, मरण में कौन सा उपसर्ग लगा है, आमरण। ठीक है, तो जो विकल्प आपका सही है वह है डी विकल्प। ठीक है, डी विकल्प में आप देखिए तो आमरण आपको मिल जाएगा। इनमें से धड़ाक में कौन सा प्रत्यय है, धड़ाक, धड़ाक में कौन सा प्रत्यय है? तो साथियों देखेंगे आप तो आपको धड़ाक में प्रत्यय आपको बताना है, धड़क, आक, अक और धड़। तो जो विकल्प आपका सही होगा वह आक है। धड़ में आक प्रत्यय लगाएंगे तो धड़ाक शब्द बन जाता है। ठीक है, तो धड़ाक में विकल्प आपका बी सही होगा। ठीक, आगे चलेंगे। देखिए आगे एक क्वेश्चन फिर से है, निम्नलिखित में से विलोम शब्दों का सही युग्म कौन सा है? आग्रह, विग्रह, गणतंत्र, लोकतंत्र, आकीर्ण, विकीर्ण। मतलब विलोम शब्दों का सही युग्म कौन सा है? थोक, परचून। ठीक, आकीर्ण, विकीर्ण, गणतंत्र, लोकतंत्र, आग्रह, विग्रह। तो जो विकल्प आपका सी है वह विकल्प विलोम शब्दों का सही युग्म है। ठीक है, आकीर्ण और विकीर्ण। विवेकी, विवेकी शब्द में विलोम शब्द कौन होगा? कौन सा विलोम शब्द है विवेकी का? तो विवेकी का मूढ़ है, विनम्र है, विपन्न है, अविवेकी है। मूढ़ है, विनम्र है कि अविवेकी है? तो साथियों जानते हैं विवेकी का जो विलोम होगा वह अविवेकी होगा। ठीक है, और मूढ़ का ज्ञानी होगा, विनम्र का उद्दंड होगा और विपन्न का संपन्न होगा। ठीक है, तो मूढ़ का क्या होगा, ज्ञानी, ज्ञानवान, यह मूढ़ का ज्ञानी हो जाएगा। विनम्र का उदंड हो सकता है, उदंड होता है। विपन्न का क्या होगा, संपन्न। विवेकी का अविवेकी होगा। विकल्प आपका डी सही हो जाएगा। नागर का पर्यायवाची शब्द है, नागर का पर्यायवाची शब्द क्या है? नगर, नागरी, चतुर, ढोल। ठीक है, तो नागर का जो पर्यायवाची शब्द है वह क्या है, चतुर। पत्नी शब्द के पर्यायवाची शब्द हैं विभावरी, रजनी। तो रात्रि क्या है, चंचला, तड़ित। ये क्या है, बिजली के पर्यायवाची हैं। भार्या, प्राण प्रिया, यह होगा आपका पत्नी का। ठीक है, वधु और तनुजा, तनुजा तो बेटी का होता है। ठीक है, वधु बहू के लिए प्रयुक्त किया जाता है। तो जो आपका भार्या और प्राण प्रिय है वो पत्नी के लिए सही होगा। 19 में जो आपका विकल्प सही है वो आपका सी विकल्प सही है। ठीक है, आगे चलेंगे। निम्न में से कौन सा शब्द अनेकार्थी शब्द है? निम्न में से कौन सा शब्द अनेकार्थी शब्द है? साहस, पुस्तक, अंबर, बालक। 4 शब्द दिए हैं और चारों में से कौन सा शब्द आपका अनेकार्थी शब्द है? तो अंबर शब्द जो होता है, अंबर मतलब क्या होता है, वस्त्र भी होता है। अंबर मतलब वस्त्र होता है और आकाश होता है, बादल होता है। ठीक है, तो इस दृष्टि से देखा जाए अंबर शब्द तो वस्त्र भी होता है, कपड़ा, आकाश भी होता है, इसलिए ये बादल भी कभी कभी कहते हैं इसको। तो ये क्या हो जाएगा आपका अनेकार्थी शब्द हो जाएगा। तो विकल्प में जो आपका
विकल्प सही है वह है अंबर। ठीक है, विकल्प सी सही होगा 20 में, विकल्प सी। देखिए दिए गए शब्द दिया गया है, सही शब्द युग्म ज्ञात कीजिए। सही शब्द युग्म क्या है? उत्पात और उत्पाद। उत्पाद का मतलब क्या होता है? उपद्रव। और उत्पाद का मतलब क्या होता है? उत्पन्न वस्तु। ठीक है, अंश उतारना, प्रथम उपद्रव, अंश वस्तु, ये सभी विकल्प क्या है? असंगत हैं। तो विकल्प जो आपका उत्पाद का मतलब होता है उपद्रव, और उत्पाद का मतलब होता है उत्पन्न वस्तु। जो खेती इत्यादि से जो उत्पन्न की जाए तो उत्पन्न वस्तु होगी, उसे उत्पाद कहते हैं। ठीक है, तो आपका विकल्प जो होगा वह ए सही होगा। ठीक, जिसका जन्म बाद में हुआ हो, जिसका जन्म बाद में हुआ हो, वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द क्या है? अनुज, अग्रज, ज्येष्ठ, अग्रजा। जिसका जन्म बाद में हुआ हो, जिसका जन्म पहले हुआ होता है उसको क्या कहते हैं? अग्रज कहा जाता है। जिसका जन्म बाद में हुआ हो अनुज कहते हैं। ठीक है, और किसी लड़की का अगर जन्म पहले हुआ है तो उसको अग्रजा कहा जाएगा, बहन, बड़ी बहन को अग्रजा कहते हैं। ठीक है, तो जो आपका विकल्प होगा वह विकल्प होगा 22 का ए। ठीक है, जिसका जन्म पहले हुआ है, जिसका जन्म पहले हुआ होगा वह अग्रज होगा, जिसका जन्म बाद में हुआ होगा वह अनुज होगा। ठीक, आगे चलेंगे। किसी वस्तु को प्राप्त करने की तीव्र इच्छा के लिए उपयुक्त शब्द कौन सा है? अपेक्षा, अभीप्सा, अपेक्षित, अरसिक। देखिए, अपेक्षा किसी से किसी चीज की अपेक्षा करना तो नहीं होगा यह। तीव्र इच्छा क्या है? अभीप्सा। ठीक है, तीव्र इच्छा क्या होगी? अभीप्सा होगी। किसी चीज को प्राप्त करने की तीव्र इच्छा क्या है? अभीप्सा। और जबकि इस विकल्प को ही आपको, ये जो वाक्यांश है इस वाक्यांश के लिए आपका विकल्प ही सही होगा, अभीप्सा। ठीक है, तो किसी वस्तु को प्राप्त करने की तीव्र इच्छा। ठीक, ये तो इसको नोट कर लेंगे आप। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से प्रश्न 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्दों के सही संधि विच्छेद का विकल्प हो। ठीक है, कौन सा विकल्प सही सही पर परमात्मा शब्द दिया है, परमात्मा में कौन सा संधि विच्छेद सही है? ठीक है, परम शब्द होता है। ठीक, परम, परम, धन, आत्मा। ठीक है, तो इसका जो दोनों में अ है, दीर्घ अ हो जाएगा, और परम माँ, माँ बन सकता, बन जाता है, ऐसे ही बनता है। ठीक है, तो यहाँ पर कौन सी संधि है? परम आत्मा होगा। ठीक है, और इसमें दीर्घ संधि है, दीर्घ स्वर संधि है, ध्यान से देख लीजिएगा। कौन सा विकल्प सही होगा? आपका विकल्प सी सही होगा। ठीक, परम आत्मा। आगे चलते हैं। आमरण में कौन सा समास है? आमरण में कौन सा समास है? साथियों, तत्पुरुष समास है, अव्ययी भाव समास है, द्वंद्व समास है, द्विगु समास। आप जानते हैं जहाँ पे भी अव्यय का प्रयोग होता है वहां पर क्या होता है? पूरा का पूरा पद क्या होता है? अव्ययी भाव हो जाता है, और प्रथम पद की प्रधानता रहती है। तो ये विकल्प आपका बी सही होगा। ठीक है, व्याकरण की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? एक वाक्य आपको पढ़ करके देखना है कि कौन सा वाक्य शुद्ध है, और उसको आपको टिक करना है। ठीक है, मेरे को आपका काम बहुत पसंद है, वह आदमी अच्छा नहीं है। वाक्य एक शुद्ध होगा। ठीक है, एक दूध का गिलास दो, प्रत्येक चित्त बुरे नहीं होते। ठीक है, तो अब देखिए वह आदमी अच्छा नहीं है। ठीक है, यह जो वाक्य है, या मेरे
को आप मेरे को आप का काम बहुत पसंद है, इनमें से कौन सा जो विकल्प है वह आपका सबसे अच्छा है। तो देखिए वाक्य में वह आदमी करता है अच्छा नहीं है, नकारात्मक शब्द है यहाँ पर, तो यह विशेषण का शब्द है। तो विकल्प में देखेंगे तो आपको विकल्प जो सही विकल्प है 26 का बी मिलेगा। ठीक है, बाकी सब में दूध का जो दूध एक होता नहीं है, दूध का एक गिलास दो गिलास के पहले विशेषण शब्द एक होना चाहिए था। प्रत्येक चित्र बुरे नहीं होते। ठीक है, तो इसमें देखेंगे तो चित्रों का जो पदों का हेर फेर है वो सही नहीं है, क्रम नहीं सही है। ठीक है, आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन भरत मुनि के रस सूत्र का एक उत्तरकार नहीं है। ठीक है, तो आप जानते हैं भट्ट लोलट, हेमेंद्र, शंकुक, अभिनवगुप्त। तो उत्तरकार जो हैं शंकुक, अभिनवगुप्त और भट्टलोलट तीनों ही हैं, जबकि क्षेमेंद्र जो है ये नहीं है। ठीक है, तो आपका विकल्प बी सही हो जाएगा। ठीक है, रस सूत्र के उत्तरकार नहीं है। ठीक है, क्षेमेंद्र नहीं है। आगे चलते हैं। मंगल करनी कलिमल हरणी तुलसी कथा। मंगल करनी कलिमल हरणी तुलसी कथा, इस पंक्ति में कौन सा छंद है। ठीक है, छंद पूछा गया है। तो साथियों मंगल करनी कलिमल हरणी तुलसी कथा रघुनाथ की, इसमें कौन सा छंद है। तो देखिए इसमें चौपाई छंद नहीं है, रोला छंद भी नहीं है, मालिनी भी नहीं है। साथियों इसमें देखिए हरिगीतिका एक छंद होता है जो कि मात्रिक छंद है, सम मात्रिक छंद है। हरिगीतिका मात्रिक छंद है जिसमें कि 16 और कुल टोटल देखिए तो इसमें 28 मात्राएं होती हैं। ठीक है, 28 मात्राएं होती हैं, सम मात्रिक छंद है, सम मात्रिक छंद है। ठीक है, सम मात्रिक छंद है, 28 मात्राएं होती हैं, 16 और 12 के 16 और 12 पर यति होती है। ठीक है, तो ये आपका विकल्प 28 का बी सही होगा। आगे चलेंगे। रघुपति राघव राजा राम, रघुपति राघव राजा राम में कौन सा अलंकार है। शेष अलंकार है, अनुप्रास अलंकार है, उपमा है, रूपक है। तो साथियों देखिए र वर्ण की आवृत्ति बार हो रही है यहाँ पर। रघुपति राघव राजा राम में र वर्ण की आवृत्ति होने के कारण जो विकल्प आपका होगा सही वह होगा बी विकल्प। ठीक है, केंद्र सरकारी कर्मचारियों के हिंदी प्रशिक्षण हेतु संचालित होने वाले पाठ्यक्रमों में इनमें से कौन सा शामिल नहीं है। प्रबोध, प्रवीण, पारंगत, निष्णात। मतलब केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के हिंदी प्रशिक्षण हेतु संचालित होने वाले पाठ्यक्रमों में इनमें से कौन सा शामिल नहीं है। तो प्रबोध नहीं शामिल है, प्रवीण नहीं शामिल है, पारंगत नहीं शामिल है, कौन सा शब्द शामिल नहीं है। तो देखिए प्रबोध, प्रवीण और पारंगत ये शब्द तो सही सभी शामिल हैं, जबकि निष्णात जो शब्द है यह शामिल नहीं है। तो विकल्प जो होगा आपका डी सही हो जाएगा। ठीक है, आग लगाकर पानी को दौड़ना, कहावत का अर्थ क्या है। अत्यंत लज्जित होना, अड़चन डालना, पहले झगड़ा लगाना और फिर क्या है शांत करने की कोशिश करना। ठीक है, तो पहले झगड़ा लगा करके शांत करने की कोशिश करना, आग लगाकर पानी डालना या दौड़ना पानी को, यह अर्थ व्यक्त करता है कहावत का। ठीक है, तो आपका जो विकल्प होगा वह विकल्प ही सही हो जाएगा। ठीक, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 32 की तरफ। सांच को न आँच, सांच को आँच नहीं, लोकोक्ति का अर्थ बताइए। ठीक है, सच्चे व्यक्ति को हर कोई झुठला सकता है, सच्चे व्यक्ति से सभी व्यक्ति प्रसन्न होते हैं, सच्चे को डरने की आवश्यकता नहीं, सच्चे व्यक्ति को डरने की आवश्यकता है। ठीक है, तो सांच को आँच नहीं, लोकोक्ति का अर्थ बताइए क्या है। सच्चे व्यक्ति को डरने की आवश्यकता नहीं होती। ठीक है, सच्चे व्यक्ति को डरने की आवश्यकता नहीं होती। विकल्प आपका सी सही हो जाएगा। ठीक, आगे चलेंगे। हिंदी साहित्य का आदिकाल
किस आलोचक की कृति है? रामचंद्र शुक्ल की है। तो हिंदी साहित्य का आदिकाल रामचंद्र शुक्ल की नहीं है। हिंदी साहित्य का इतिहास रामचंद्र शुक्ल का है। हिंदी साहित्य का इतिहास है रामचंद्र शुक्ल का, ठीक है, जो कि हिंदी शब्द सागर के नाम से प्रथमतः लिखा गया था। हिंदी साहित्य का इतिहास यह किसका है? रामचंद्र शुक्ल का है। बाबू गुलाब राय, हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो साथियों आप जानते हैं हिंदी साहित्य का जो आदिकाल है यह हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है, ठीक है। इसकी है हजारी प्रसाद द्विवेदी की कृति है हिंदी साहित्य का आदिकाल किसका है? हजारी प्रसाद द्विवेदी का, ठीक है। वो आप लोग नोट कर लीजिएगा। आगे चलते हैं। आगे एक पैसेज है, पैसेज को पढ़ेंगे, उसके बाद पैसेज से संबंधित प्रश्न करेंगे, ठीक है। तो पैसेज क्या है? हर एक राष्ट्र अपनी संस्कृति के बल पर ही प्रगति करता है। किसके बल पर करता है? संस्कृति के बल पर ही प्रगति करता है। सांस्कृतिक धरोहर के माध्यम से ही वह अपना जीवन सुखी, उपयोगी, शांत तथा आनंदमय बना सकता है। सभ्यता एवं संस्कृति में घनिष्ठ संबंध होता है, ठीक है, होते हुए भी अंतर है। जीवन को श्रेष्ठ तथा उन्नत बनाने की साधनों का नाम संस्कृति है, ठीक है। जीवन को उन्नत और श्रेष्ठ बनाने की जो साधन है उनका नाम संस्कृति है, तथा उन साधनों से प्राप्त जीवन प्रणाली का नाम सभ्यता है, ठीक। किसी राष्ट्र की भौगोलिक परिस्थितियों का भी उनकी संस्कृति पर प्रभाव पड़ता है। भौगोलिक परिस्थितियों का भी संस्कृति पर प्रभाव पड़ता है, जाहिर सी बात है। तो चलिए देख लेते हैं इस प्रकार इसमें प्रश्न कौन कौन से हैं। गद्यांश का सही शीर्षक है, क्या हो सकता है? राष्ट्र के विकास में संस्कृति का योगदान, राष्ट्र के विकास में सभ्यता का योगदान, राष्ट्र के विकास में प्रकृति का योगदान, या राष्ट्र के विकास में परिस्थिति का योगदान। साथियों जानते हैं इस उपयुक्त जो गद्यांश है उसका जो शीर्षक हो सकता है राष्ट्र के विकास में संस्कृति का योगदान हो सकता है, ठीक है। तो यह जो शीर्षक होगा विकल्प ए आपका सही हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए तो उपर्युक्त राष्ट्र के बल पर प्रगति करता है। राष्ट्र किसके बल पर प्रगति करता है? साहित्य के बल पर करता है, कला के बल पर करता है, संगीत के बल पर करता है, संस्कृति के बल पर करता है। तो जाहिर सी बात है पाठ में संस्कृति और सभ्यता, जिस गद्यांश को हमने देखा उसमें संस्कृति और सभ्यता की बात की गई है। तो यहाँ पर देखिए संस्कृति शब्द आ रहा है, तो आसानी से इस चीज़ को पहचान कर सकते हैं। संस्कृति के बल पर क्या होता है? प्रगति करते हैं, ठीक है। आगे चलेंगे। गद्यांश में किस शब्द का प्रयोग नहीं हुआ है? किस शब्द का प्रयोग नहीं हुआ है गद्यांश में? तो परिस्थिति का प्रयोग हुआ, सभ्यता का, संस्कृति का प्रयोग हुआ है। लेकिन जब देखिए कि प्रकृति देखें तो प्रकृति शब्द का प्रयोग नहीं हुआ है, ठीक है। प्रकृति का कहीं पे भी प्रयोग आपको नहीं मिलेगा, तो आपका जो विकल्प होगा प्रकृति होगा, ठीक। आगे देख लेते हैं। प्रत्येक राष्ट्र की संस्कृति वहाँ की भौगोलिक परिस्थितियों पर भी निर्भर होती है, औद्योगिक परिस्थितियों पर भी निर्भर होती है, कलात्मक परिस्थितियों पर भी निर्भर होती है, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो साथियों देखिए भौगोलिक परिस्थितियों पर भी निर्भर करती है, यह जो विकल्प होगा आपका, यह विकल्प आपका सही विकल्प होगा, ठीक है। भौगोलिक परिस्थितियों पर भी निर्भर करती है, ठीक है। तो ये जो प्रश्न है प्रत्येक राष्ट्र की संस्कृति वहाँ की भौगोलिक परिस्थिति पर भी निर्भर करती है। तो ठीक है साथियों, देखिए आज हम लोग फिर से प्रैक्टिस सेट 17 समाप्त कर चुके हैं और 37 क्वेश्चन संपन्न हुए, और अगले जो प्रैक्टिस सेट 18वां होगा उसको मैं लेकर के उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।